हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई यूनिट स्टार्ट किए थे। आधा चैप्टर शायद कल पढ़ा पाए होंगे, आधा आज कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा रह चुका था। जैसे कल हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह तो देख चुके थे। रिलेशन देखना चाहिए, VBA टॉपिक है, बोले थे कि हमेशा पूछता है जग बोर्ड में। तो आज रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हो डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TP टोटल प्रोडक्शन, MP मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में। फिर दूसरा रिलेशन हम लोग को देखना है TP एंड AP के बीच में। और तीसरा रिलेशन देखना है AP और MP के बीच में। TP MP AP सब क्या है हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। फॉलोइंग टेबल आर इलुस्ट्रेट इन द आगे नीचे में हम लोग टेबल देखेंगे, उसी के बारे में बोल रहा है। AP MP एंड AP यूजिंग द हाइपोथेटिकल फिगर, मैंने काल्पनिक फिगर से दर्शाया गया, सारे को बताया गया है, ठीक है। टेबल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट एल इज द लेबर। ये टेबल है किस पे बेस्ड है, कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, जैसे कि एल से लेबर को मान लिया है, ये वेरिएबल फैक्टर है। एंड सम कांस्टेंट फिक्स फैक्टर कुछ है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगाए जाते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। तो लेबर तो आपका वेरिएबल हो गया और बाकी सब फिक्स फैक्टर हो गए। चलिए देखिए टेबल को थोड़ा सा कैसे कैसे क्या किया हो। यहाँ पर टेबल में आपको फिक्स फैक्टर है जो कि हमेशा फिक्स रहेंगे, इसको 1 मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। फिक्स फैक्टर कभी चेंज नहीं होते हैं। वेरिएबल फैक्टर लेबर है, तो लेबर हमेशा हम बढ़ाते जाते देखते हैं प्रोडक्शन में, कभी 1 लेबर 2 लेबर बढ़ाते गए। टोटल प्रोडक्शन लेबर बढ़ाते गए तो प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा। 2 यूनिट का प्रोडक्शन अब 6 का हो रहा है, 12 का हो रहा है, 20 का हो रहा है, 25 का बढ़ते जा रहा है। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन में डिवाइड कर देंगे इससे। मान लीजिए निकालना है तो यहाँ पे 4 कैसे आ गया, डिवाइड देकर टोटल प्रोडक्शन में आपको पर यूनिट जो लेबर का यहाँ से है इसे डिवाइड करना होगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। 6 लेबर है 29, तो 29 को 6 से डिवाइड कर दीजिए 4.8। तो AP कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देंगे वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर से, ठीक है। चलिए उसके बाद मार्जिनल कैसे निकालेंगे, तो N यूनिट आगे का उससे एक पीछे यूनिट का माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट में तो 0 का 0 हो गया, सेकंड में 2 - 0, थर्ड में 6 - 2, 6 - 2 तो 4, फिर 2L - 6 तो 6, वैसे करके एक एक माइनस करके यहाँ पर निकाल लेंगे। 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो मार्जिनल ऐसा निकाल लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में हमको मार्जिनल पहले लिखना होता है, उसके बाद टोटल। बोलिएगा मार्जिनल से टोटल कैसे निकालेंगे, तो मार्जिनल को ऐड करिएगा तो टोटल मिल जाएगा। जैसे कि 0 तो 0, 0 + 2 तो 2, 2 + 4 तो 6, 4 + 6 तो 12। मार्जिनल को जोड़ते जाएंगे टोटल मिल जाता है, ठीक है। क्यों मार्जिनल क्यों निकालते हैं, क्योंकि मार्जिनल हमको दिखाना रहता है पहले इंक्रीजिंग, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीजिंग के रूप में आगे देखेंगे। तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इससे कैसे निकालेंगे, इसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मार्जिनल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। आगे के वीडियो में देखेंगे रिलेशन में, वहाँ पर भी देखेंगे। अभी भी थोड़ा सा समझ लीजिए, एक सेकंड। आगे में पढ़ेंगे, ला पढ़ना होगा ना, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ला में समझ लेंगे। लेकिन अभी देखिए इतना कुछ समझ गए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो जो टोटल प्रोडक्शन है तो क्या हुआ 0, 2, 6, 12, 20। लेकिन रेट जो यहाँ पे है, रेट वेरी करता है। पहले इंक्रीज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कैसे देखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग मार्जिनल से देखेंगे। मार्जिनल ही बताता है कि कैसे इंक्रीज करा कैसे डिक्रीज करा। यहाँ पे देखिए 2 बढ़ा, फिर डिफरेंस 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है। पहले 2 यूनिट का प्रोडक्शन हम लोग देखें गैप में, फिर देख रहे हैं कि 4 का गेन हुआ, फिर देख रहे हैं 6 का गेन हुआ, तो बढ़ते जा रहा है ना, 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। लेकिन आगे चल के देखिएगा तो फिर 5 का, यहाँ पे 8 का गेन हो रहा था। मार्जिनल में 8 यूनिट प्रोडक्शन हो रहे थे। जब 1 यूनिट को लेबर को बढ़ाए थे, 1 यूनिट यानी कि 20 से 25 के बीच में गए, देखिए यहाँ पे बढ़ गया 8 यूनिट, फिर देखिएगा 5 हो गया, फिर घट गया, पीछे 5 का हुआ, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर घटने लगा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन घटने लगा। लेबर तो बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन 20 से 29, 30, लेकिन रेट जो हो गया वो घटते क्रम में हो गया, यानी कि रेट घटने का। यहाँ से यहाँ तक 4 का फायदा हुआ, हम लोग गेन हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो 2 का गेन हुआ, ठीक है। इधर में 6 का गेन हो रहा था, तो बढ़ रहा था। लेकिन अब जो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वही रिलेशन में देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब फिर कुछ देर में देखेंगे निगेटिव चला गया, फिर देखेंगे आगे चल के घटते गया। 5 का फायदा, 4 का, फिर 2 का, एक सेकंड, 2 का हुआ, फिर 0 का, फिर कोई मतलब लेबर हम बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ाएं, लेकिन कुछ प्रोडक्शन नहीं हो, 0 हुआ। अब खुद प्रोडक्शन फिर घटने लगा, फिर प्रोडक्शन माइनस में। तो बोलिए भाई प्रोडक्शन माइनस में कैसे चला जाएगा, चला जाता है। जब लेबर काम नहीं करते हैं ना, तो सारे लेबर को जब बांटते हैं तो कुछ लेबर ऐसे रहते हैं जो टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने का प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं। प्रोडक्शन जितना 10 लेबर करता उतना ही मेरा 11 लेबर से भी कर रहे हैं। 11वां लेबर जो है वह बर्बाद जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। सारे पे बांटेंगे तो उसमें निगेटिव में वर्क जाएगा। जितना 10 आदमी काम कर रहा था ना, उससे 3 यूनिट काम कम होंगे, तो काम कम होंगे तो निगेटिव में चला गया।
प्रोडक्शन उतना ही, माल प्रोडक्शन निगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि वर्क देखा जाएगा तो वर्क निगेटिव में चला जाएगा। यानी कि जो काम था 10 यूनिट जितने काम कर रहे थे 10 लेबर, 11 लेबर में लगा, 11वां लेबर लास्ट का लेबर, तो जब लास्ट का लेबर यहाँ पे लगाया ना तो माइनस में काम चला गया। यानी कि 10 यूनिट में हमको 20 का प्रोडक्शन हो रहा था ना, तो 20 में से अब 17 का ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो माइनस में चला गया ना। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में बढ़ते रेट से आता है, फिर घटते रेट से। स्टार्टिंग में सब नए नए रहते हैं, नए मशीन है, नए लेबर है, नए ऊर्जा के साथ काम करते करते धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ कम होते जाते हैं, पर डे कम, फिर वीकली कम, मंथली कम, तो इस प्रकार प्रोडक्शन में गिरावट आता है। तो रिलेशन आपको टेबल से, अब देखिए डायग्राम से समझा दे, देखिए डायग्राम से देखिए, डायग्राम से देखिए कैसे क्या टोटल प्रोडक्शन का कर्व भी याद रखिएगा। टोटल प्रोडक्शन का कर्व कैसा है? कर्व इसका एक यू शेप पे तो नहीं बोलिएगा, इसको आप कैसे इसका शेप कर्व के नाम बताते हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं। इसका अपवर्ड राइजिंग ही रखिएगा, अपवर्ड राइजिंग, ऊपर की ओर राइज कर रहा है, तीनों का अपवर्ड राइजिंग भी है। कोई खास ऐसा शेप है नहीं, लेकिन अपवर्ड राइजिंग, यू शेप वगैरह तो आगे कोस्ट में देखेंगे, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो अपवर्ड राइजिंग है, ऊपर की ओर राइज कर रहा है, ठीक है। ये सब भी राइजिंग है, फिर डाउनवर्ड है, इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन देखिए जब इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल भी इंक्रीज कर रहा है और एवरेज भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमेशा देखिएगा तो मार्जिनल ज़्यादा इंक्रीज करता है। देखिए ये आपका एवरेज का है, ये लाइन जो एवरेज का है, और ऊपर वाला आपका मार्जिनल का है, ये ऊपर वाला आपका मार्जिनल का है, ठीक है। यहाँ पे ना तो मार्जिनल एवरेज भी बढ़ रहा, तीनों बढ़ रहा है, लेकिन देखिए अगर एवरेज टोटल तो ठीक है अलग, इसको अलग छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे एपी और एमपी का बात करिएगा तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एमपी जो मार्जिनल है ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों घट रहे हैं, लेकिन मार्जिनल जो है ज़्यादा घट रहा है। तो ऐसा क्यों है? मार्जिनल ज़्यादा क्यों हो जा रहे हैं और एवरेज कम? क्योंकि एवरेज हम बोले थे कि पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर, जितना भी वेरिएबल फैक्टर काम कर रहे हैं ना, सारे पे काम बांटा जाता है। और मार्जिनल एक एडिशनल, ठीक, एडिशनल आइएगा तो एक्स्ट्रा कर देगा, एक एडिशनल घटाइएगा तो एक्स्ट्रा घट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे घटना होगा तो सारे को घटना होगा, सारे में थोड़ा थोड़ा घटेंगे, सारे यूनिट में बढ़ना होगा तो सारे यूनिट में बढ़ेंगे, तो सारे यूनिट को बढ़ने में टाइम लगेगा, एक यूनिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ। सारे यूनिट को घटने में टाइम लगेगा, एक यूनिट जल्दी घट जाएगा। इसी प्रकार मार्जिनल थोड़ा सा स्पीड में बढ़ता भी है, स्पीड में घटता भी है। एक यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ भी घटते हैं, लेकिन हमको जब एपीओ के देखना तो सारे यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, सारे यूनिट का प्रोडक्शन घटाना होगा, इसीलिए उसमें टाइम लग जाते हैं। तो जब बढ़ेंगे तो एमपी जल्दी से बढ़ जाएगा, जब घटेंगे तो एमपी जल्दी से घट जाएगा। एक यूनिट खट से घटा दिए, लेकिन सारे यूनिट को घटाने में, सारे यूनिट में जो काम बटे हुए तो सारे से निकालना होगा काम, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए घटते दोनों है, बढ़ते दोनों हैं, लेकिन मार्जिनल जो है वह ज़्यादा बढ़ जाता है और घटता भी है तो ज़्यादा घट जाता है। मार्जिनल थोड़ा सा तेज है, समझ रहे हैं ना। किनारा में मार्जिनल क्या जो सीमांत होते हैं एकदम छोटा सा ही, तो खट से बढ़ गया, खट से घट गया, लेकिन एपी को थोड़ा सा टाइम लगेगा बढ़ने और घटने में। बात को समझ गए, क्योंकि सारे पे देखना रहता है हमको। तो ये थोड़ा सा दोनों में रिलेशन अभी समझ गए तो अच्छा है, इस रिलेशन को मैं आगे लैंग्वेज में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ गए तो बहुत अच्छा है। एक और रिलेशन देखिए कि टोपी इंक्रीज कर रहा है टीपी, ठीक है। देखिए अगर लैंग्वेज में देख लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप पहले तो अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा पूछता है, उसके बाद इसको रटा देंगे, याद करा देंगे कैसे याद करना है। पहले समझ लीजिए टेबल डायग्राम से, उसके बाद व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन एपी इंक्रीजेज। हम लोग रिलेशन देख रहे हैं एपी में और टीपी में, तो एपी इंक्रीजेज, एपी भी इंक्रीज करेगा कब? जब टीपी इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट से। देखिए जब टीपी इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट से, तो इंक्रीजिंग रेट कैसे निकालेंगे? एमपी से। इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट से स्टार्टिंग में, तो उसमें एपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी सब कुछ इंक्रीज करेगा। तो ये जो रेट कैसे पता चलेगा? रेट आपका एमपी से, मार्जिनल प्रोडक्शन से रेट पता चलता है। यही रेट बताता है कि इंक्रीजिंग रेट है कि डिक्रीजिंग रेट है। देखिए 2 है, फिर 4 है, 4 का फिर 6 का, तो बढ़ रहा है। फिर आगे देखिए तो घटते जाएगा, 8 बढ़ा, फिर देखिए 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो घटते गया। तो रेट कैसे पता चलेगा? इंक्रीजिंग का रेट या डिक्रीजिंग का रेट, तो आपको हमको मार्जिनल प्रोडक्शन से पता चलता है। फिर यहाँ पर देखिएगा ना एपी में देखिए तो 2 का, फिर 3 फायदा हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, बराबर कांस्टेंट गया, फिर घटते गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर रेट हम लोग एमपी से निकालते हैं, ठीक। चलिए क्योंकि दोनों घट रहे हैं, दोनों घट रहे हैं, देखिए एपी घट रहा है, ये भी घट रहा है, लेकिन ये ज़्यादा घट रहा है। 4 से 6, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट घट गया। तो एमपी हमेशा ज़्यादा रहता है, घटने में भी और बढ़ने में भी। तो एक सेकंड, चलिए अब आगे का रिलेशन, व्हेन टीपी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट, तो एपी डिक्रीजेज, जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। देखिए ग्राफ से देखिए, जब डिक्रीजिंग रेट से, पहले टेबल से देख लीजिए, पहले टेबल से देख लीजिए, जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, देखिए इधर में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, इधर में इंक्रीज कर रहा है, 25 से 29, 31, ये भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है, लेकिन रेट है डिक्रीजिंग का, घटने का जो रेट है वो गिरावट आ रहा है रेट में। रेट देखिएगा 4.4 घटा ना है, रेट देखिए 542, तो रेट बढ़ तो रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो ग्राफ में देख लीजिए बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, निगेटिव नहीं, लेकिन डिक्रीजिंग रेट, घटने का रेट देखिए घट रहा है। डिक्रीजिंग रेट से जब टीपी बढ़ेगा तो यहाँ पे एक सेकंड, सेकंड पॉइंट का था टीपी इंक्रीज एट टीपी इंक्रीजेस
एट डिक्रीजिंग रेट देन एपी डिक्रीजेस, तो एपी घटने लगेगा। देखिए टीपी जब इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से तो एपी घटने लगेगा। एपी यहाँ तक एपी का ग्राफ है, देखिए एपी घटने लगा, एपी घटने लगा, लेकिन यहाँ से टीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो रेट है वह डिक्रीजिंग है। यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट है, यानी कि डिफरेंस जो मार्जिनल देखेंगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे मार्जिनल देखिएगा तो घटते जाएगा। तो डिक्रीजिंग रेट से कब, जब एपी डाउनवर्ड चला गया, एपी घटने लगा। आई का रिलेशन टीपी इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, सो एपी इज ऑल्सो भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि टीपी हमेशा पॉजिटिव तो एपी भी, क्योंकि एपी कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एपी निकालना है तो टीपी जो होता है टीपी बटा में क्वांटिटी जो वेरिएबल फैक्टर होता है एल इज इक्वल टू एपी, यहाँ पे एपी लिख दीजिए एपी, तो टीपी हमेशा पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो टीपी हमेशा पॉजिटिव तो एपी भी हमेशा पॉजिटिव। ग्राफ में भी देख लीजिएगा टीपी हमेशा पॉजिटिव, देखिए हमेशा पॉजिटिव तो एपी भी हमेशा पॉजिटिव, एपी नेगेटिव नहीं है। टेबल में देख लीजिए टीपी हमेशा पॉजिटिव, टीपी कभी नेगेटिव में गया है, टोटल पर कभी नेगेटिव में नहीं गया, तो ये भी कभी देखिए -3 कभी एपी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन एमपी नेगेटिव में जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी देख लेते हैं, ठीक, एक सेकंड, तो इसको रट जाना है, याद करना कैसे। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट तो एपी इंक्रीजेज, टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तो जिस रेट से करेगा तो एपी डिक्रीजेज, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीजेज, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा तो डिक्रीजेज, ठीक है। तो टीपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एपी ऑल्सो भी पॉजिटिव। यह 3 रिलेशन है टीपी और एपी में। अब देख लेते हैं टीपी और एमपी में रिलेशन, टीपी और एमपी में रिलेशन देख लीजिए, सिमिलरली है। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेज, क्योंकि एपी इंक्रीज तो एमपी भी इंक्रीज, एमपी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करता है। टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एमपी डिक्रीजेज, सिमिलरली ग्राफ में मिला लीजिएगा। When TP increases maximum तो MP इक्वल टू 0 एंड when TP स्टार्ट डिक्रीजिंग MP बिकम निगेटिव। देख लीजिए जब मैक्सिमम होगा TP तो MP आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे आपका 0 है, ऊपर में भी देख लीजिएगा जब मैक्सिमम होगा तो 0 हो जाएगा। देखिए कहाँ गया मैक्सिमम, देखिए हम मैक्सिमम 31 भी दोनों मैक्सिमम है, लेकिन जहाँ पे 0 होता है इसको मैक्सिमम मानिएगा, ठीक, इसको मैक्सिमम मानिएगा, ठीक है ना, इसको मानिएगा मैक्सिमम, ठीक। तो जब मैक्सिमम जाएगा तो एमपी आपका 0 हो गया, और जब टीपी डिक्लाइन करने लगा, डिक्रीज करने लगा, घटने लगा, तब इस समय आपका एमपी निगेटिव चला जाएगा, एमपी मार्जिनल आपका निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव में इधर आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तीनों का। चलिए इसके बाद लास्ट एपी और एमपी में रिलेशन हम लोग पढ़ लिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए व्हेन एपी इंक्रीजेज, तो देखिए एमपी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, एपी डिक्रीजेज तो एमपी थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेज तो एमपी थोड़ा सा ज़्यादा, एपी से हमेशा एमपी ज़्यादा, ऐसा मैंने बताया था। एपी रीचेज मैक्सिमम तो एपी बराबर एमपी, ठीक। एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एमपी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0, एमपी कुछ भी हो सकता है लेकिन एपी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि टीपी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। एमपी कहाँ पे बराबर होंगे, जब एपी आपका मैक्सिमम पहुँचेगा तो एपी बराबर एमपी। देखिए ग्राफ में देखिए कहाँ चला, ग्राफ में देख लीजिए दोनों बराबर पे चला गया, जब एपी मैक्सिमम पे गया दोनों बराबर पे चलेगा। और फर्स्ट है एमपी इंक्रीजेस तो एमपी आपका ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ग्राफ में देख लीजिए, देखिए ज़्यादा इंक्रीज करेगा, देखिए एपी इंक्रीज करा, एपी का ग्राफ ये देखिए बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा बढ़ गया, जब घटेगा दोनों घट रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही घट जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा एमपी हमेशा ज़्यादा थोड़ा सा तेज बनता है, तो एमपी टीपी एमपी का, तो टीपी और एपी का रिलेशन ठीक है, क्योंकि जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज है, डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन एपी और टीपी का भी रिलेशन को याद करवा दिए होंगे तो बहुत अच्छा है कि हमेशा एमपी को ज़्यादा रखना है, इंक्रीज तो एमपी ज़्यादा इंक्रीज, एपी डिक्रीज तो ये आपका एमपी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, अब मैक्सिमम तो बराबर हो गया पॉजिटिव, याद रखना है। एपी आपका रीच मैक्सिमम पहुंचेगा तो एपी बराबर एमपी, तो अभी देखे थे एपी यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गया ना, इसके बाद घटने लगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। या टेबल में देख लीजिए जहाँ पे मैक्सिमम पहुंच जाएगा एपी आपका जहाँ पे मैक्सिमम पहुंचेगा तो मैक्सिमम 5 है, देखिए बराबर होगा दोनों यहाँ पे देखिए बराबर होंगे। तो टेबल डायग्राम समझिएगा अच्छे से, नोट्स को दोबारा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं जहाँ तक समझाने की कोशिश किया हूँ मैं समझा दिया हूँ, ठीक है ना। तो बस रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना है, टेबल डायग्राम तो आएंगे नहीं हमेशा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव है तो इसको याद रखना होगा किसी भी हाल में, ठीक है ना, इसको हमेशा किसी भी हाल में याद रखना होगा, ठीक। और रेट कैसे, रेट मार्जिनल से हम लोग निकालते हैं कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। चलिए लाभ पढ़ लेते हैं, लाभ भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, तो रिटर्न्स टू ए फैक्टर हमेशा रहेंगे तो शॉर्ट रन, और रिटर्न्स टू ए स्केल रहेंगे तो लॉन्ग रन, याद रखिए। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल तो लॉन्ग रन के लिए, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर तो स्मॉल, क्या बोलते हैं स्मॉल रन के लिए, लॉन्ग रन स्मॉल रन या शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड पढ़े थे ना। तो चलिए अंडर दिस लॉ, इस लॉ के अंदर क्या होगा, वी डिस्कस द चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन हैज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में अगर चेंज करेंगे किसको, वेरिएबल फैक्टर जिसको लेबर है, चेंज करने से क्या चेंजिंग होता है टोटल प्रोडक्शन में, तो उसी को डिस्कस करते हैं। एक बार और बताते हैं, इस लॉ के अंदर हम लोग जो वेरिएबल फैक्टर लेबर है उसको चेंज करते हैं, और चेंज करने के अनुसार देखते हैं कि प्रोडक्शन में कैसा चेंज हुआ शॉर्ट रन में,
ठीक है, हमेशा शॉर्ट रन में चेंज किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल का बात होता है, लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल का बात होता है। ठीक, चलिए, तो इसमें 3 देखेंगे। पहला देखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर और कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। लेबर को चेंज करेंगे, लेकिन कभी इंक्रीजिंग मिलेगा, कभी डिक्रीजिंग मिलेगा, कभी कांस्टेंट मिलेगा। तो देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं। पहला देख लेते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के तहत क्या वी इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इन द शॉर्ट रन, द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा हमेशा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, उसमें जो हम बताए थे कि टेबल कैसे बनाइएगा, टेबल बनाना नहीं है, लेकिन टेबल हमेशा कैसे बनाइएगा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, टेबल कैसे बनाइएगा, तो एमपी से हमेशा देखिए, पहले इंक्रीजिंग रेट बना दिए, आगे चलो कांस्टेंट बनाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दिया, फिर डिक्रीजिंग रेट बना दिए, और उसी के अनुसार टोटल निकाल लेते हैं। कि यहाँ टोटल निकालिएगा तो कैसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, कितना गैपिंग रखे। तो अभी का ला वाला में काम देगा, देखिए ला वाला से सीख लीजिएगा, अभी तो यहाँ दिक्कत अगर होगा, यहाँ से सीख लीजिएगा, इसका टेबल डायग्राम बनाएंगे ना तो समझ जाइएगा। तो पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या बोल रहे थे कि चेंज करेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से मिलेगा। हम लोग लेबर को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में लेबर वगैरह ज़्यादा काम करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, धीरे धीरे थक जाते हैं तो दिक्कत होता है। इसका एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं, तभी लाभ फॉलो होता है। शॉर्ट रन होना चाहिए, लेबर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर, बाकी सबको फिक्स रखना, केवल लेबर ही वेरिएबल रहेंगे। यूनिट ऑफ लेबर इज होमोजीनियस, होमोजीनियस में सारे यूनिट जो लेबर है ना, सारे मतलब काम बराबर करें, कोई काम कम या बेसी ना करें, ऐसा होता नहीं, लेकिन मान के चलना है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं मशीन वगैरह का, तो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सारे फिक्स होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, इस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है टेबल डायग्राम से। अभी एक्सप्लेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम हैज फॉलो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। टेबल देखिए, यूनिट को बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 लेबर को बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। ये मार्जिनल कैसे निकालते हैं, मार्जिनल डिफरेंस करके, 30 में से 10 घटाएं, 20, 60 में से 30 घटाएं, 100 में से तो 40, ऐसे हुआ। तो यही रेट आपको बता रहा है कि इंक्रीजिंग रेट है कि डिक्रीजिंग, मार्जिनल बताता है कि इंक्रीजिंग रेट है कि डिक्रीजिंग। यहाँ पे 10 का फायदा हुआ, यहाँ पे 20 का हुआ, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 40 का हुआ, 40 यूनिट मिल गया, 1 यूनिट लेबर बढ़ाए ना, 3 से 4 किए ना, तो 60 से 100 तो 40 का फायदा हो गया। ठीक है, यहाँ पे किए तो आपको 50 का गेन हो गया, 50 का हमको लाभ मिला, 1 यूनिट बढ़ाया तो यही जो लाभ बढ़ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं कि इंक्रीजिंग रेट से हमको मिल रहा है फायदा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम, 1 सेकंड, यहाँ पे आपका ग्राफ बनाया हुआ है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, देखिए इंक्रीज कर रहा है, टोटल ईएमपी का ईएमपी भी आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये भी हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है 10 20 30, 10 से हमेशा बढ़ रहे हैं, लेकिन मायने नहीं है कि हमेशा 10 से बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे 10 से बढ़ रहा है, मतलब कोई मायने नहीं रखता, कांस्टेंट से बढ़ेगा, किसी भी हाल से बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में कांस्टेंट बढ़ रहा है एमपी, क्वांटिटी ऑफ लेबर दोनों का, क्वांटिटी ऑफ लेबर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका शेप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कर्व होगा, इसका शेप आपका डायरेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, काउजेज इस लॉ का कारण, किस कारण से, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जो भी फिक्स फैक्टर है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा से होता है। लैंड तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो भी आपका टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका पूंजी लगा रहा है, जो भी आपका क्या लैंड है, तो सब कुछ फिक्स है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो लेबर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका भी अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, तभी जाकर हमको प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न में मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन एमंग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छे से मिल रहा है, और साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर, स्किल के अनुसार लेबर को अच्छे से बांट पा रहे हैं। ठीक है ना, जिसका जैसा स्किल है उसके अनुसार उसको बांटा जा रहा है। ठीक, चाहे काउज है, काउज के कारण प्रोडक्शन हमको अच्छा से मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ठीक है, इस लॉ का एप्लीकेशन यूज कहाँ पे इस लॉ का होता है, देख लीजिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका जो लॉ है, लॉ में इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन लॉ पढ़ रहे हैं, एक सेकंड, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर में इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न कहाँ पर लॉ होता है, हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा देखा गया कि अच्छे से सभी का यूज हो रहा है, क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पशन कहाँ चला गया, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, इसके पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से तालमेल बैठ रहे हैं, फिक्स फैक्टर को यूज हो रहा है अच्छा से, लेबर का जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इसको बांट रहे हैं, तो ज़्यादातर इस लाभ देखा गया का इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेबर बढ़ाते जाते हैं तो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, अब घटना, लेबर बढ़ाएंगे लेकिन जो मार्जिनल रेट आएगा आपका घटते वक्त, यानी प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होता जाएगा। कैसे, देखिए, प्रोडक्शन बढ़ेंगे लेकिन जो रेट होगा वह डिक्रीजिंग होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ यू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हमेशा लेबर को बढ़ाने का काम बढ़ाएंगे, हमेशा बढ़ाएंगे। ठीक, तो लेबर इन द शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन ला पड़ रहे हैं, द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपको दिखेगा 20 से 25 से 30, लेकिन जो रेट रहेगा घटने का, रेट घटने का, 20 से 25 से 30 नहीं होगा, 20 से 25 हुआ, 25 से 28 हुआ। ठीक है, ऐसे अगर घटेगा,
5 का बढ़ा फिर 3 का मतलब ऐसे करके, तो डिक्रीजिंग रेट से। ऐसा क्यों होता है? इस ला का भी कुछ एजम्पशन मान्यता है कि शॉर्ट रन में काम करता है। लेबर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर, केवल लेबर को चेंज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ होमोजीनियस होंगे, यहाँ पर देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो सिमिलर जो फर्स्ट में पढ़े थे वही यहाँ पर है। इस ला को एक्सप्लेन करिए, देखिए नाउ एक्सप्लेन द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फॉलो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देखिए घटते हैं कैसे, देख लीजिए। यूनिट ऑफ चेंज बढ़ा रहे हैं हमेशा, इसको तो बढ़ाना ही है। टोटल प्रोडक्शन में देखिएगा, देखिए घटते वक्त मिलेगा कैसे, क्योंकि मार्जिनल से हमको पता चलता है कि टोटल बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए तो 10 का हुआ था, फिर 8 हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 4 का, घट रहा है। तो घट रहा है यानी कि देखिए प्रोडक्शन है 10 से 18 बढ़ा, 24 को 28 को बढ़ा, लेकिन जो बढ़ने का रेट है तो वह घटते वक्त है। रेट हम लोग का मार्जिनल से निकलता है, तो रेट देख रहे घट रहे हैं। तो हम बोले थे स्टार्टिंग में कि टोटल कैसे निकालिएगा, तो मार्जिनल से टोटल घटते वक्त 10 8 निकालिए और सारे को जोड़ को टोटल निकाल लीजिएगा। टोटल निकालिएगा तो नहीं पता चलेगा ना कैसे हमको मार्जिनल निकालना है, कैसे आप घटते लिखे या बढ़ते लिखे, ऐसे लिख सकते हैं 10 18 24, फिर उससे कम करिएगा 4, यहाँ पे 8 बढ़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 बढ़ा, अबरी में 28 है तो इसको और चेंज करेंगे 29 वगैरह। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है आगे देखिए, ठीक है। तो हमको टोटल नहीं देखना है, हमको मार्जिनल देखना है। मार्जिनल से हम बता देंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न है डिक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है ना। इसी को ऐड करके टोटल निकाल सकते हैं। ग्राफ में देख लीजिए, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट गया और फिर डिक्रीज करने लगा। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल का यही TPMP का ग्राफ है। अब मार्जिनल का ग्राफ यहाँ पर देखिए, मार्जिनल का नेगेटिव में होगा, देखिए घटते गया, फिर यहाँ पे जब TP मैक्सिमम हो तो मार्जिनल 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0, जब मैक्सिमम हो तो 0, उसके बाद नेगेटिव। जो ऊपर में पढ़े थे ना, तो यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया, ला काम कर रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पर भी वही ला काम कर रहा है जो फर्स्ट में लोग पढ़े थे रिलेशन में, तो रिलेशन में वही ला, जो ला अभी ला के रूप में उसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वही फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली केस है दोनों में, अलग अलग तोड़ के यहाँ पे देख रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब सिमिलर था, कहाँ चला गया, घट रहा है, TP मैक्सिमम तो 0 हो गया, कांस्टेंट रेट से कुछ समय तक कांस्टेंट, फिर नेगेटिव TP हो गया, नेगेटिव नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो इसको समझिएगा टेबल डायग्राम से, बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, आएगा नहीं एग्जामिनेशन में, बस पूछेगा कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे तो क्या होंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न होंगे तो क्या होंगे, ऐसे करके पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्जिनल से हम लोग बता देंगे कैसे क्या होता है, घट रहा है, फिर 2 हो गया, 0 हो गया, माइनस में चला गया, ठीक है, क्योंकि MP हमेशा माइनस में भी जा सकता है, देख लिया। अच्छा, इस ला के काउज क्या है, कारण क्या है, लेबर तो हम बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं तो घट क्यों रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग मिलना चाहिए। बढ़ रहा है प्रोडक्शन लेकिन रेट घटने का, तो घटने का रेट तो प्रोडक्शन नेगेटिव में ही जा सकता है। ऐसा क्यों है, कारण इसका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर है वो यूटिलाइज सही से नहीं हो पा रहा है, वेरिएबल फैक्टर भी सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। नो कोऑर्डिनेशन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन सही से तालमेल जितना अमाउंट में चाहिए उतना में नहीं हो रहा है, और नो डिवीजन ऑफ लेबर को सही से डिवीजन हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कंबाइनेशन सभी का सही नहीं है, इसी कारण प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में कंबाइनेशन अच्छे से थे, इसीलिए मैनेजमेंट भी यहाँ पे काम करता है। जो हम लोग पढ़े थे ना, मैनेजमेंट भी क्या किस में पढ़े थे, प्रोडक्शन फंक्शन में देखे थे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट पे सारा डिपेंड करता है कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा या डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। इस ला का एप्लीकेशन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देखे होंगे कि लेबर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लेबर का वहाँ पे कुछ काम है नहीं, बस एक्स्ट्रा टाइम पास कर रहा है। 3 ही लेबर में मेरा प्रोडक्शन होगा, तो दिस ला इज एप्लीकेबल मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में हम लोग पढ़े हैं, या कभी उसको जानते होंगे, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न, लेबर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमेशा कॉन्स्टेंट मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंट रेट से, ऐसा क्यों। अकॉर्डिंग टू दिस ला वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, हमेशा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेबर को शॉर्ट रन में, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीज करेगा लेकिन कांस्टेंट रेट से, यानी कि मार्जिनल हमेशा इसमें क्या होंगे, फिक्स होंगे, क्योंकि रेट किससे डिसाइड होता है, हमेशा मार्जिनल से डिसाइड होता है रेट। शॉर्ट रन में लेबर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर, क्या है होमोजीनियस, और शॉर्ट रन में रिवर्स सब कुछ सेम है, एजम्पशन जो सब में हमेशा सेम रहेंगे। इसको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट रन में, टेबल डायग्राम से देखिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। टेबल डायग्राम से देखिए, कांस्टेंट मार्जिन हमेशा कांस्टेंट है, 10 से 20 बढ़ रहे हैं लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है कि लेबर को बढ़ा रहे हैं लेकिन कांस्टेंट रेट देखो क्यों मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्यों, ग्राफ से देख लीजिए, आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है लेकिन रेट जो है मार्जिनल कांस्टेंट है, मार्जिनल आपका फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं है, हमेशा 10 का, हमेशा फर्स्ट में भी 10, सेकंड में भी 10, हमेशा 10 का क्वांटिटी। लेबर बढ़ा रहे हैं लेकिन हमेशा 10 का ही, मतलब कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस ला का यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, काउज, कारण क्या है, नो काउज, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमेशा बोलता है कि लेबर आपका
लेबर होमोजीनियस होना चाहिए। तो लेबर तो होमोजीनियस होते नहीं, लेबर तो काम होमोजीनियस करते नहीं, कोई लेबर ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो इसीलिए इस ला का कोई कारण है नहीं कि आपका लेबर हमेशा कांस्टेंट काम करेंगे, लेबर कम बेसी काम करते हैं। यहाँ पे आप कांस्टेंट बोलेंगे, मार्जिनल हमेशा कांस्टेंट होंगे, तो ऐसा है नहीं। मार्जिनल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होंगे, ठीक है, वहाँ पर कांस्टेंट उसको मानेंगे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट करके आप बोलिएगा कि मार्जिनल सेम होगा, तो सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि लेबर ऐसा काम नहीं करते हैं। रियल लाइफ में देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इन द वर्ल्ड बिकॉज द लॉ एम्फेसिस ऑन लेबर इज होमोजीनियस फैक्टर बट इन द रियलिटी लेबर इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि लेबर होमोजीनियस नहीं होते हैं एंड दिस लॉ इज नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। लेबर हमेशा एक जैसा काम कैसे करेंगे, लेबर हेट्रोजीनियस को ज़्यादा काम करता है, कम काम करता है। तो ऐसा काम करके बोलेगा कि इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हमको प्रोडक्शन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसला काम नहीं करेगा। बोलिएगा भैया कांस्टेंट तो हमेशा लेबर को तो कांस्टेंट होमोजीनियस माने तीनों ला में, लेकिन तीनों ला में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन कांस्टेंट देखने को नहीं मिलते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर देख लिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बाद में देखेंगे लॉन्ग रन में, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। तो अभी जो हम लोग देखे थे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, उसी का ये मॉडर्न फॉर्म है। ये जो अभी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ये भी शॉर्ट रन में पढ़ेंगे, लेकिन ये मॉडर्न है, ये नया कानून है, ठीक है। वो आपका पुराना था ओल्ड का, तो नए नए इकोनॉमिस्ट आए ना, तो उस सबको हटा के बोले कि नहीं इस लॉ को फॉलो करेंगे, जो कि जो तीनों लॉ इसमें फॉलो होंगे, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट अभी पढ़े हैं हम, तो तीनों लॉ इसमें शामिल हो जाते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर को 3 भाग में पढ़े हैं, यहाँ पर एक ही भाग में पढ़ लेंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो आपका मॉडर्न हो गया, वो आपका क्या था, मतलब पहले का था, और ये आपका नया आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सिमिलरली है, इफ़ यू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसको जैसे इंक्रीज करेंगे, हमेशा इंक्रीज करते हैं, इसे भी इंक्रीज करेंगे। लेबर इन द शॉर्ट टर्म द फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रिटर्न, देखने को मिल गया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक। आफ्टर द सम लेवल, कुछ लेवल के बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, कुछ लेवल के बाद हम लोग देखे थे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में कि इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। देन एट ए नेगेटिव रेट, यहाँ पे कांस्टेंट रेट नहीं दिखाया गया है, उसमें कांस्टेंट भी था, इसमें कांस्टेंट को हटा के नेगेटिव रेट दिखाया गया है। बस उसी ला का मॉडर्न फॉर्म इसको बताया गया है कि जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट मिलेगा, कुछ समय बाद हमको डिक्रीजिंग रेट से देखने को मिलता है, उसके बाद नेगेटिव रेट आ जाता है। जो तीनों लॉ ऊपर में पढ़े, बस तीनों लॉ के समरी है मॉडर्न फॉर्म में, और कुछ नहीं है, ठीक है। एजम्पशन, इस लॉ का एजम्पशन जो तीनों में था, शॉर्ट रन में लेबर इज ए वेरिएबल फैक्टर ओनली, ठीक है ना, लेबर इज ए एजम्पशन होमोजीनियस फैक्टर और इक्वली इफिशिएंट, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंजिंग नहीं। रेशियो इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंबाइन कैन बी चेंज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रेशियो एक रेशियो में चेंज कर सकते हैं, जितना रेशियो से लेबर चेंज करिए उतना ही रेशियो से आपको पूंजी भी लगाना, उतना ही रेशियो से आपका लेबर, सबको मतलब बराबर रेशियो से हम चेंज कर सकते हैं। रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंबाइन कैन बी चेंज, एक फिक्स्ड रेशियो में मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका एजम्पशन आएगा, एजम्पशन वगैरह पूछता नहीं है, बस समझने के लिए। चलिए नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ एक्सप्लेन द लॉ इन वेरिएबल फैक्टर टेबल डायग्राम से, कैसे देखिए। सिमिलरली है, पहले इंक्रीजिंग मिलेगा जो ऊपर पढ़े थे, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को नहीं मिला, उसके बाद नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड हो रहे हैं, आपका मार्जिनल एमपी से, ठीक है ना। एपी कैसे निकालते हैं, एपी यहाँ पे निकाल दिए, एपी का आवश्यकता है नहीं, तो टोटल में से वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे ना, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपका निकल जाएगा। 5 से 12 में जैसे डिवाइड देना होगा, 6 से 14 में, 0 से 0 में 0, 1 से फिर 2.5, तो ए भी निकल गया। देखिए वेरिएबल फिक्स फैक्टर आपका फिक्स रहेगा, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 लेवल बढ़ाते जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन 2 5 9 12 14 15, तो देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ तक देखने को मिला, फिर आपका कांस्टेंट रिटर्न यहाँ पे गायब हो गया, कांस्टेंट नहीं है, उसके बाद डिक्रीजिंग देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आगे देखिएगा तो निगेटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ निगेटिव रेट आ गया, ये हमेशा बढ़ेगा। देखिए 15 कांस्टेंट है, 13 आ गया, तो 13 आ गया तो 2 यूनिट घट गया, पहले 15 का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 13 का हो रहा है, तो 2 यूनिट घटा ना, तो -2 चला गया ना, तो नेगेटिव रेट। तो बस यही आपका टेबल डायग्राम है, समझिएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि टेबल डायग्राम कौन पूछ रहा है। बस याद रखना है कि पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, फिर नेगेटिव रेट से, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऐसा क्यों होता है, वही बोले कि स्टार्टिंग में सब नए नए रहते हैं तो अच्छे से काम करते हैं, लेबर भी अच्छे से, सारे टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज होता है, ठीक है ना। इसी कारण स्टार्टिंग में कोस्ट ज़्यादा लगा, आगे चैप्टर में कोस्ट पढ़िएगा, स्टार्टिंग में कोस्ट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि नए नए मशीन को खरीद रहे हैं, नए नए लेबर को, तो कोस्ट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोस्ट भी कम हो जाते हैं, तो कोस्ट आगे पढ़ेंगे। अभी आपका प्रोडक्शन देखना है, केवल प्रोडक्शन को देखिए और समझिए, ठीक है। तो लास्ट आगे थोड़ा सा देख लो, इसके बाद खत्म करेंगे आज की क्लास। इसके बाद फाइनली वेरिएबल फैक्टर वगैरह थोड़ा सा बच जाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, फिगर वगैरह बहुत अच्छा से। तो लग रहा है कि एक और वीडियो बनेंगे, उसके बाद ख़त्म होंगे ना, उसके बाद वीडियो बड़े हैं,
थोड़ा सा और टॉपिक रह चुका है, तो इसके बाद लग रहा है कि कितने बड़े हैं अभी, लॉन्ग रन तो बाद में देखना होगा ना, कल एक और वीडियो बनेगी उसके बाद खत्म होंगे। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। 1 सेकंड हो गया, थोड़ा सा इस लैंग्वेज को समझाते रहे। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू एस के लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन चला गया। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद स्टेज 1 स्टेज 2 कल थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समझना, अलग से टेबल डायग्राम आ गया, तो इसको स्टेज 1 स्टेज 2। तो बस यही थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको लैंग्वेज पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद आज का क्लास एंड करते हैं। तो एबल टेबल शो दैट द मोर एंड मोर द वेरिएबल फैक्टर, जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, यूज्ड इन द 1 सेकंड, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज टिल 3 यूनिट। 3 यूनिट तक देखिएगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखिए 3 यूनिट तक देखते होंगे, 1 2 3 यूनिट तक देख रहे हैं, तो मार्जिन आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 3 से गेन हुआ, फिर 4 यूनिट का गेन हुआ, तो 3 यूनिट तक हमको मार्जिनल देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा तो 3 घटने गया, उसके बाद घटते गया, चौथा यूनिट से घटते गया। तो वही जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, तो उसे यहाँ पे बता दिए टेबल में, ठीक। लेबर एम्प्लॉयड मार्जिनल टेंड्स टू राइज 3 यूनिट तक, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन टीपी प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमपी बढ़ रहा है तो एमपी तो रेट बताता है। दिस सिचुएशन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्थ यूनिट, जब द लेबर सिचुएशन डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग रिटर्न सेट इन द एमपी, आपको चौथा यूनिट के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए चौथा यूनिट के बाद आपको डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलेंगे। 4 से बढ़ रहा था, अब 3 से, फिर 2 से। सिमिलरली बस कुछ नहीं है, जो ऊपर में बताया उसी को लैंग्वेज में लिख दिया है। दिस है डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, सिचुएशन हो गया। उसके बाद इन एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड टीपी इंक्रीज एट ओनली द डिक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पर टीपी आपका डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। एमपी आपका डिक्रीज घट रहा है, तो टीपी आपको इंक्रीज करेगा, टीपी इंक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। घट यहाँ का रेट क्या होगा, डिक्रीजिंग होंगे, ठीक। आगे देख लीजिए डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि रेट यहाँ पे देखिएगा तो घटने का, यानी कि निगेटिव में नहीं, यानी कि घटने, कैसे बताएं इसको। देखिए इंक्रीज कर रहा है, 4th यूनिट बाद इंक्रीज तो कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन आपको 14-15, ठीक, इंक्रीज कर, लेकिन रेट है डिक्रीजिंग का। रेट कैसे, यानी कि 2 से, उसका 1 तो घट रहा है ना, तो रेट हमेशा मार्जिनल से निकाल लीजिएगा, तो रेट भी हो गया। आगे देख लीजिए टीपी इनके ओनली द डिक्रीजिंग रेट हो गया, ठीक। डिमिनिशिंग, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। टीपी इंक्रीज रिड्यूस रेट एंड डिमिनिशिंग एमपी रिड्यूस टू 0, और एमपी घटते घटते डिक्रीजिंग रेट से आपका 0 पर एमपी पहुंच जाएगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन आउट मैक्सिमम 15 पे, तो वेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। जब टोटल मैक्सिमम होगा तो 15 यूनिट, तो मार्जिनल 0। टोटल जब मैक्सिमम होगा 15, तो उसके बाद मार्जिनल 0। ये सब ऊपर पढ़े, वही आप एक्सप्लेन किया, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। और क्या बता रहे थे इसको बाद में बताएंगे, ठीक। बस खत्म होगा। इवेंचुअली द एमपी बी नेगेटिव, नाउ द आउटपुट टोटल स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम यूनिट एंड लेबर इज इम्प्लॉयड। इसको यहाँ से यहाँ तक हो, इस लैंग्वेज को समझा दिया। बाकी यहाँ से कल से आपका कल एक वीडियो में और चलेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएंगे चैप्टर, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जरूर जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।